नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिशा सैलियन के केस के बारे में। देखिए, मैं किसी भी लेडी के बारे में, किसी महिला के बारे में ऐसे केस में बात करना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो किसी की बेटी थी। और किसी भी लड़की के बारे में इस तरीके से बात करना जैसे मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी अपनी बातें बहुत लिमिटेड रखूँगा। तो आप लोगों को मेरा थोड़ा-सा साथ देना पड़ेगा इस चीज़ में, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इस चीज़ को। हम सभी दिशा के केस को सुशांत से जोड़ रहे हैं। वो इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि सुशांत उनकी डेथ को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे, या उनका कोई ऐसा लिंक था, जैसा कि कहा जा रहा था पहले मीडिया में, कि दिशा ने उनको बता दिया था और सुशांत सिंह उस चीज़ को एक्सपोज़ करने वाले थे। ये सब चीज़ थी। तो हम सब थोड़ा-सा इस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या माजरा हो सकता है। हाँ, पर एक चीज़ स्मिता पारेख ने, जो उनकी फ्रेंड है सुशांत की, ने ये अपने इंटरव्यू में कहा था, जो मुझे ध्यान है, कि सुशांत दिशा की डेथ को लेकर बहुत परेशान थे और वो ये भी पढ़कर परेशान थे कि मेरा नाम मेरी एक्स मैनेजर, जबकि अभी जॉइन भी नहीं किया है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है सुशांत की एक्स मैनेजर, और वो कई बॉलीवुड स्टार्स के लिए काम करती थी, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है। चलिए खैर, जो भी है, हम बात करते हैं। तो ये बात है तक 8 जून की, सुशांत के मरने से 1 हफ्ते पहले की ही ये बात है। और ये इत्तेफाक है, ये क्या है, इस पर अभी आते हैं हम। तो 8 जून की रात को एक पार्टी हो रही है। देखिए, मैंने उस पार्टी का वीडियो देखा अच्छी तरह से। आप लोगों को भी अगर कहीं लिंक मिलता है तो आप देख सकते हैं। जी न्यूज़ के एक लिंक पर उस पार्टी के बारे में बताया गया है। एक छोटी सी पार्टी हो रही है, बहुत ही कैजुअल पार्टी। जैसे आप सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे घर पे आप किसी को स्मॉल पार्टी देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बुला के, ऐसी पार्टी चल रही है जहाँ पे ऋतिक रोशन की मूवी का एक सॉन्ग चल रहा है, मिशन कश्मीर मूवी का सॉन्ग चल रहा है, रिंद पोशमाल, और उस पर सब लोग डांस कर रहे हैं। हाँ, सब ने ड्रिंक की हुई है और 5-6 दोस्त हैं, मिलाकर लड़के लड़कियां जो भी हैं, और वो लोग डांस कर रहे हैं अच्छा खासा। दिशा का काफ़ी हैप्पी लग रही हैं उस समय, उस वीडियो के अनुसार। ठीक है, अब वो वीडियो कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, ये मैं नहीं जानता। तो ऐसे केस में देखिए, सबसे पहले जो बात आई जब ये 8th को ये केस का पता चला, जैसे कि चश्मदीद गवाह जो विटनेस थे, कई बार आपने वो इंटरव्यू उनका देखा होगा कि उन्होंने एक लड़की को गिरते हुए देखा, आवाज़ आई और वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं और वो हड़बड़ा जाते हैं, वॉचमैन वॉचमैन चिल्लाते हैं। ये सारी स्टोरी आपको पता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आज तक भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो है 12वें फ्लोर से वो गिरी या 14वें फ्लोर से गिरी। चलिए, इसकी एक अपनी थ्योरी है, बात करेंगे। तो 12वें फ्लोर से वो गिरी, ऐसा बताया कि 12वें फ्लोर पर पार्टी चल रही थी, और उसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो मौका वारदात पर उनके जो दोस्त थे और पंचनामा भी कर लिया जाता है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है 2 दिन के बाद। यहाँ पर आता है क्वेश्चन मेन। ठीक है, बॉडी को 2 दिन यानी 11 तारीख को पोस्टमार्टम होता है, 8 तारीख की रात को उनकी डेथ होती है। मिडनाइट में मान लें यही समय रहा होगा। समय किसी भी पोस्टमार्टम में अभी तक नहीं बताया गया रिपोर्ट में या किसी के द्वारा भी। तो 9 और 10 को उन्होंने वेट किया कोविड-19 के टेस्ट के लिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी टेस्ट हो, रैपिड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 2 घंटे में आ जाती है, और RT-PCR जो टेस्ट हो रहा है कोविड का, उसकी रिपोर्ट सबकी 24 घंटे में आ जाती है। आप में से बहुत से लोग करा चुके होंगे, देख चुके होंगे, पता होगा, डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे मैक्सिमम में। तो अगर हम 8 तारीख की रात को भी इस केस को माने तो 9 तारीख की रात को रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। अब जबकि सुशांत जी का पोस्टमार्टम रात को 11:30 बजे हो सकता है, तो दिशा सैलियन का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सकता रात को? नंबर 1 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, रात को नहीं होना चाहिए, लिटरेचर अलाउ नहीं करता, तो उन्होंने 10 को करना चाहिए था फिर पोस्टमार्टम। फिर 1 दिन और वेट क्यों किया? ठीक है, हालांकि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है टाइम्स नाउ का, उसमें जो स्टाफ है, अटेंडेंट है, वो बता रहा है कि पहले उनकी बॉडी को शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, फिर वहाँ से भगवती हॉस्पिटल लाया गया और भगवती हॉस्पिटल में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। देखिए, जो कपड़े नहीं थे बॉडी पर या थे, मैं इस बारे में, क्षमा कीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता, और बस इतना बोलना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी को हैंड ओवर किया गया
तो बॉडी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। पोस्टमार्टम के समय कपड़े निकाल दिए जाते हैं ऑब्वियसली, पर जब बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है तो उनको बॉडी को अच्छी तरह से रैप करके और एक एक अटायर होता है जो पहनाया जाता है सफ़ेद रंग का या ग्रीन कलर का, वो पहना के बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है। यहाँ पे क्यों ऐसे हैंड ओवर किया गया, ये एक अपने आप में संदेह है, या सच भी है या नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जानने को हमें मिली थी, जिस समय बिहार पुलिस मुंबई में थी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, तो उस समय क्या हुआ था कि बिहार पुलिस ने जब दिशा सैलियन की फ़ाइल मुंबई पुलिस से मांगी, तो मुंबई पुलिस ने ये कह दिया कि फ़ाइल डिलीट हो गई है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कोर्ट में भी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि फ़ाइल डिलीट हो गई है। वो साहब भी मना कर सकते थे कि हमें फ़ाइल नहीं देनी है, या इस केस का कोई रिलेशन नहीं है और आप जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं उसी केस को करें। फ़ाइल डिलीट कह देना, और वो भी एक आईपीएस ऑफिसर से या पुलिस वालों से, बहुत बड़ी बात होती है। फ़ाइल डिलीट हो जाना मतलब केस डिलीट हो जाना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ये कोई छोटी सी कोई गाने की फ़ाइल नहीं है या कोई वर्ड फ़ाइल नहीं है ये डिलीट हो गई। ये अपने आप में एक केस की फ़ाइल है, और जिसकी कि कई कॉपी बना के रखी जानी चाहिए, रखी गई होंगी भी, एक हार्ड कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी भी, और कई अन्य सॉफ्ट कॉपियाँ भी रही होंगी कि क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स रही या जो भी रही। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अननेचुरल डेथ है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ अननेचुरल डेथ क्या होती है। नेचुरल डेथ वो कोई जो बीमारी से, हार्ट अटैक से, इलनेस से, कोई भी निमोनिया, इस तरीके से कोई भी डेथ होती है तो वो नेचुरल डेथ में आती है। बाकी सब एक्सीडेंट के केसेस, सुइसाइड, होमिसाइड, ये केसेस अननेचुरल डेथ में आते हैं। तो इसको अननेचुरल डेथ करार दिया गया, जिसमें से कि ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो बैठी हुई होंगी खिड़की पर, गिर गई, ज़्यादा ड्रिंक किया होगा। दूसरी चीज़, होमिसाइडल भी हो सकता है, किसी ने पुश कर दिया उनको। तीसरी चीज़, ये सुसाइडल भी हो सकता है। अब यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। आपने फिर देखा कि फिर से पुलिस ने इस केस में खाली सुसाइडल थ्योरी को ही लिया कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए आप होमिसाइड को नहीं लेना चाहते, आप एक्सीडेंटल थ्योरी को क्यों भूल जाते हैं? एक्सीडेंट भी तो हुआ होगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी पूरी बात। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया, और वेजाइनल स्वैब्स वगैरह, जो उनके जेनिटल से स्वैब वगैरह थे वो लिए गए थे। कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या ऐसी चीज़ नहीं हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये रूल्ड आउट कर दिया गया कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई, और उनकी बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज मिली थी। डेफिनेटली कोई व्यक्ति इतनी ऊपर से गिरेगा तो मल्टीपल इंजरीज होंगी। कई जगह ये भी सुनने को आ रहा था कि वो जब पहले हॉस्पिटल ले जाई गई तो वो ज़िंदा थी, उनमें सांसें चल रही थी, और जैसा कि चश्मदीद गवाह का भी कहना है कि थोड़ा-सा वो सिसकारियाँ ले रही थी, और उसके बाद उन्हें जो है पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मना कर दिया या डेथ हो गई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया 11th को। तब तक बॉडी 2 दिन तक, क्योंकि बॉडी जो रिसीव हुई पोस्टमार्टम के लिए वो 11th को रिसीव हुई, ये कहा जा रहा है स्टाफ के द्वारा, जो टाइम्स नाउ का स्टिंग ऑपरेशन है उसके द्वारा। तो रिसीव हुई तो 2 दिन बॉडी कहाँ रही, या फिर बॉडी पहले ही वहाँ पर आ चुकी थी हॉस्पिटल में और 11th को पोस्टमार्टम किया गया कोविड टेस्ट के बाद। तो ये 2 बातें हो गई यहाँ पे, बॉडी को कहाँ रखा गया। ठीक है, विजल ऑर्गन्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जैसे कि आमतौर पर शुरंजिंग के केस में भी टाइम लगा था, और मुझे जहाँ तक लगता है इसमें अल्कोहल तो तकरीबन आनी ही चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट को रूल्ड आउट कर दिया गया है बिल्कुल भी। अच्छा, संदेहजनक बात यहाँ पे ये है कि उनकी मृत्यु के 4 दिन के बाद, उनका मोबाइल हिरासत में लिया जाता है, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। तो इतना लेट क्यों? मेरी फिर शक की घड़ी की सुई वहीं आकर अटक जाती है कि फॉरेंसिक जांच में हमेशा इतनी देरी क्यों हो जाती है। अब तक तो मूवीज़ में देखते आए थे कि पुलिस ही देर से पहुंचती है, पर अब तो फॉरेंसिक जांच में इतनी देरी, बहुत ज़्यादा देरी हो गई। देखिए, जब भी हम फॉलिंग फैटेलिटीज़ कहते हैं, इंग्लिश में इसको फॉरेंसिक मेडिसिन में फॉलिंग फैटेलिटीज़ कहा जाता है। जब कोई ऐसे गिर के कोई मरता है तो फॉलिंग फैटेलिटीज़ कहते हैं। मैं आपको तीनों प्रोबेबिलिटीज़ बता चुका हूँ, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब आप ये सुनिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर एक्सीडेंटली कोई गिरता है, कोई एक्सीडेंटली किसी ने शराब पी रखी है, कोई वहाँ से गिर जाता है, तो आपको क्या लगता है वो कितनी दूर गिरेगा बिल्डिंग से?
बिल्डिंग के बहुत ही नज़दीक गिरेगा, क्योंकि उसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स गिरने के लिए नहीं मिली है। और जब हम किसी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, जब हमने देख लिया है कि बंदा ऐसी जगह बैठ गया है और बस बिल्कुल एज पर है और उसको पुश करके इस वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, तो बस पुश कर देते हैं तेजी से। और उसमें जो बॉडी की पोजीशन होती है वो थोड़ी दूर होती है, बिल्डिंग से हल्की सी दूर होती है। पर सुसाइडल केस में क्या होता है, जब कोई बंदा जंप ऑफ करता है तो उसको जंप ऑफ के लिए जो बैक फोर्स चाहिए होती है, जो थ्रस्ट चाहिए होता है, आप जो फिजिक्स के हैं वो जानते हो, जो थ्रस्ट चाहिए होता है वो थोड़ा सा थ्रस्ट लेता है और वो बॉडी काफ़ी दूर जाकर गिरती है। एक्चुअल में जो एक्सीडेंटल और होमिसाइडल और सुसाइडल में मेन डिफरेंस बताती है। तीसरी चीज़ जो इसका डिफरेंस जो हम देख सकते हैं वो किस पोजीशन में बॉडी गिरी है। ठीक है, एक्सीडेंटल पोजीशन में कोई भी पोजीशन हो सकती है, उल्टी सीधी, पैर पहले टकरा सकते हैं और या सर पहले टकरा सकता है, कोई शरीर का हिस्सा पहले टकरा सकता है। पुश ऑफ में ज़्यादातर सर ही पहले टकराता है, क्योंकि या तो हाइट बहुत ज़्यादा रही हो, या तो 30-35 मंजिल हाइट रही हो, इतनी फीट हाइट रही हो, या फिर 10-12 मंजिल में सर पहले टकरा सकता है पुश ऑफ में। ठीक है, अब मल्टीपल ब्रेन डैमेज बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक है, ब्रेन डैमेज था तो सर पहले टकराया होगा। अगर सर पहले टकराया है तो उस केस में डेथ बहुत ही प्रॉम्प्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसा कि कहा जा रहा था चश्मदीद गवाहों के कि डेथ तब तक नहीं हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशन पैदा होता है। अब ठीक है, मल्टीपल इंजरीज थी, तो मल्टीपल इंजरीज किस किस पॉइंट पर थी ये हमको पता लगना बहुत ज़रूरी है। हम ये बता पाएँ कि बॉडी का कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट डायरेक्टली ज़मीन से टकराया है। देखिए, दो चीज़ें, कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कॉन्टैक्ट किस चीज़ का, और ब्लीडिंग कितना, ब्लड कितना अमाउंट में लॉस हुआ। अगर सर में होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, हाथ पैरों में होगा तो कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। और प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन, अब देखिए जब बॉडी नीचे गिर जाती है, बॉडी नीचे गिर गई तो उसको हम सेकेंडरी क्राइम सीन मानते हैं। जहाँ पर बॉडी मिली वो सेकेंडरी क्राइम सीन हो गया, और जहाँ से बॉडी गिरी या फेंकी गई या जो भी कुछ हुआ वो प्राइमरी क्राइम सीन हुआ। तो प्राइमरी क्राइम सीन का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर देखने के लिए। अगर कोई हाथापाई हुई थी, कोई स्ट्रगल हुआ था, कोई ब्लड स्टेन पैटर्न या ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पर मिली, कोई दवाई मिली, कोई ड्रग मिली, अल्कोहल के अलावा और क्या क्या मिला, कोई सीसीटीवी फुटेज मिली, कौन कौन मौजूद था, कैसे कैसे जो क्राइम सीन का जो हुलिया है, कैसी खिड़की है, क्या उससे कोई गिर भी सकता है, नहीं गिर सकता है, कितना ऊपर बैठना पड़ता है खिड़की के गिरने के लिए कि कोई भी इंसान बस वहाँ बैठ जाए, काफ़ी हाइट रही होगी। तो हम दो थ्योरीज यहाँ पे बिल्कुल मान के अच्छी तरह चल सकते हैं। या तो पुश ऑफ की थ्योरी है, फेंके जाने की। अगर देखिए पुश ऑफ किया गया, फेंका गया है, अब देखिए पुश ऑफ में भी एक होता है धक्का दे देना, एक होता है फेंक देना, 2-3 आदमी मिलकर फेंक देते हैं। उस केस में बॉडी और दूर जाकर गिरेगी। तो बॉडी कितनी दूर गिरी थी ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है अपने आप में। और जैसा कि कहा जा रहा है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर कोई इंजरी नहीं थी, तो प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी नहीं थी का मतलब ही एजॉल्ट नहीं है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट पर इंजरी का मतलब ही एजॉल्ट नहीं है। अगर कोई कंसेंशुअल सेक्स है या कुछ भी है, उस केस में आप एजॉल्ट नहीं देखेंगे, या इस तरीके का हर कोई केस निर्भया केस की तरह नहीं हो सकता। हर कोई केस को आप एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते। तो प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज का होना ना होना कंफर्म साइन नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट का। हाँ, एक आयाम है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सबसे बड़ी है, टाइम ऑफ फॉल, किस समय बॉडी गिरी। तो देखिए यहाँ पे विटनेस है, आई विटनेस। मैंने उस वीडियो को बार बार नहीं देखा है, आप भी अगर चाहते हो उस वीडियो को देखें कि कितने बजे तकरीबन की ये बात है जब उन्होंने बॉडी को गिरते हुए देखा। जो लोग, जो 2-3 लड़के वहाँ पर खड़े हुए थे, बता रहे थे कि बॉडी गिरी, बहुत तेज आवाज़ आई। तो किस समय की ये बात रही है और कितने समय से पार्टी चल रही थी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल लगेगा, अगर अल्कोहल कंजप्शन हुआ तो कितना हुआ होगा बॉडी में। और दूसरा, अल्कोहल कंजप्शन का विसल रिपोर्ट से भी डायरेक्ट लिंक है कि कितने अमाउंट में मिली है, क्योंकि अल्कोहल का एसिमिलेशन का बॉडी में एक टाइम होता है, एक्सक्रिएशन का बॉडी से एक टाइम होता है कि कितना यूरिन में पास आउट होगी, कितना लंग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के जाएगी, कितना पसीने में निकलेगी। ये सारी चीज़ों का एक रूटीन होता है, एक टाइम होता है कि कितने देर बाद बॉडी में कितनी रह जाएगी। तो इससे हमें पता चल सकता है कितना अल्कोहल था।
अगर अल्कोहल बॉडी में उतने अमाउंट में नहीं था तो फिर हम इसको एक्सीडेंटल डेथ नहीं मान सकते, ठीक है, इसको सुसाइडल मान सकते हैं। और सुसाइडल के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंपिंग ऑफ थ्रस्ट चाहिए बॉडी को, जंपिंग ऑफ के लिए तो बॉडी दूर जाकर गिरेगी, ठीक है, और बॉडी की पोजीशन भी वो नहीं होगी। आप जब जंप करते हैं तो आप सर के बल जंप नहीं करते हैं, आप पैरों के बल ही जंप करते हैं, वैसे गिरते हैं। और बॉडी कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट करेगी या कैसे कंप्लीट करेगी, ये चीज़ देखने वाली होती है, कौन सा बॉडी का पार्ट पहले टकराएगा, ठीक है। तो इस केस ऐसे केसेस में रिकंस्ट्रक्ट करके देखा जाता है। जो लोग मैथमेटिशियन हैं, जो लोग यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड हैं, वो लोग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इजी थ्योरम है, सब जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हम जो AC है, जो AC स्क्वायर, मेरे को सॉरी, मैं मैथमेटिशियन इतना बड़ा नहीं हूँ, पर जैसे भी इन्वेस्टिगेशन की साइंस पढ़ी है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जो फॉल होता है उसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ किया जाता है, और पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि किस फ्लोर से ये बॉडी गिरी होगी या पॉसिबिलिटी है। ऐसा कोई भी रिकंस्ट्रक्शन हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, या ऐसा कोई रिकंस्ट्रक्शन जहाँ पे एक डमी बॉडी उसी वेट की यूज़ की जाती है और सारी पोजीशन बार बार देखी जाती हैं कि किस पोजीशन में जाके बॉडी गिर रही है। ऐसा रिकंस्ट्रक्शन होना इस केस में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। और जो सस्पिशन पॉइंट है कि फाइल का डिलीट होना और बॉडी का 2 दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए पहुंचना, कोविड टेस्ट में जबकि 24 आवर्स लगते हैं, उसके बाद जो चश्मदीद गवाह है उसका कुछ बताना, ये सारे पॉइंट ऑफ सस्पिशन हैं। अब इसमें आगे क्या है ये आप सब लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि इसमें भी कुछ खुलासे होकर आएंगे। और उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।